Hello guys, this video is related to Information Technology Act 2000 और IT Act 2000। इस एक्ट की जानकारी सभी के लिए आवश्यक है क्योंकि हम सभी किसी न किसी डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। यह एक्ट सीबीआई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सीबीआई पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दिल्ली असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जुडिशरी एग्जाम्स, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के कैंडिडेट्स के साथ साथ लॉ कैंडिडेट्स के लिए भी जरूरी है। यहाँ जितने भी ऑफेंसेस सेज हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मीनिंग हो गया अरेस्ट विदाउट वारंट। बिना वारंट के आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। इस इंफॉर्मेशन के लाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पर जैसा कि इस एक्ट में दिया हुआ है, यहाँ पे हम इसको अभी देखते हैं। एन एक्ट टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन। लीगल रिकॉग्निशन इस एक्ट के चैप्टर 3 इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के अंदर इसकी पूरी डिटेल्स दी हुई है। फॉर ट्रांजैक्शन कैरीड out by means of electronic data interchange and other means of electronic communication commonly referred to as electronic commerce। यहाँ जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंदर में आते हैं। जो भी मेरा डेटा इंटरचेंज होगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से, इसको हम जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। which involves the use of alternatives to paper-based methods of communication and storage of information। हम लोग पेपर बेस्ड जो भी काम कर रहे थे इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लाने के लिए इस एक्ट को बनाया गया कि इलेक्ट्रॉनिक जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस यूज करते हैं उनको कानूनी मान्यता मिले, और यदि इसके अंदर किसी तरह का कोई ऑफेंस होता है उस ऑफेंस का लीगल रिकॉग्निशन क्या है, उसमें कितनी सजा होगी और कैसे उसको हैंडल किया जाएगा ताकि किसी तरह का कोई डिजिटल क्राइम्स ना हो सके। टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स with the government agencies and further to amend the Indian Penal Code। ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होते हैं, जैसे पहले हम लोग जो भी काम करते थे मैनुअल प्रोसेस था, पेपर बेस्ड था, लेकिन अब ज़्यादातर हमारे काम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं और यहाँ पे फ्रॉड भी होते हैं। फॉर एग्जांपल यदि कोई पेपर या कोई सर्टिफिकेट इशू हुआ तो ये सर्टिफिकेट फॉल्स है या करेक्ट है। यदि फॉल्स है इसमें किसे सजा मिलेगी, कितनी सजा मिलेगी, ये सारी चीज़ों का जो रेगुलेशंस है, रूल्स है, वो सब इस एक्ट में बताया गया है। यदि कोई फाइलिंग करते हैं गवर्नमेंट एजेंसी के साथ या गवर्नमेंट एजेंसी कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करती है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तो उसकी वैलिडिटी क्या होगी, यदि वो फॉल्स हुआ तो उस केस में किस तरह के पनिशमेंट होंगे, ये सारी चीज़ों को इस एक्ट के अंदर ध्यान में रखा गया है। इस एक्ट के आने से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस के अदर एक्ट हैं लाइक इंडियन पिनल कोड, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, द बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, इन सारे एक्ट में इस एक्ट के आने से चेंजेज आ गए क्योंकि इसके कुछ ऐसे भी एक्ट्स थे जो इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड थे। हम जब भी इस एक्ट की बात करेंगे तो इस एक्ट के कुछ एक्ट्स ऐसे भी होंगे जो हमारे उस एक्ट से मिलते होंगे और वहाँ पे क्या पनिशमेंट है, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है, वो सारी चीज़ें इसके साथ भी हम लोग देखेंगे। एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविथ और इंसिडेंटल देयरटू, यदि उससे कहीं पर चेंज हुआ या उसकी वजह से इसमें कहीं चेंज करना पड़ा, ये काफ़ी छोटा एक्ट है लेकिन काफ़ी चेंजेबल एक्ट है। 2000 में ये आया लेकिन 2000 से 2015 तक में कई अमेंडमेंट्स हो चुके, तो जो भी ओरिजिनल एक्ट था उस ओरिजिनल एक्ट के अंदर बहुत से अमेंडमेंट भी आपको देखने को मिलेंगे जिसकी
इंफॉर्मेशंस दी गई है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं। ये एक्ट कब आया था? इसकी फर्स्ट ड्राफ्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज कॉमर्स एक्ट 1998। ये सबसे पहला ड्राफ्ट इसका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ई कॉमर्स एक्ट 1998 के नाम से बनाया गया। 1998 के पहले इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, इस समय तक ज़्यादातर यूजर्स यूज करने लगे इलेक्ट्रॉनिक, और आज के समय में तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बहुत ही पॉपुलर है। कहीं भी ट्रांजैक्शन करना है, एक छोटे से दुकान पर भी ट्रांजैक्शन करना है तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करते हैं, या कहीं भी बुकिंग करनी है, या किसी भी तरह का कोई डिजिटल इंफॉर्मेशन लेना है, या हम इमीडिएट कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं लाइक ईमेल, सोशल मीडिया, ये सब यूज़ करते हैं। तो आज के समय में इसकी बहुत ज़्यादा है। उस वक्त ये शुरुआत थी, लेकिन उस वक्त भी काफ़ी प्रॉब्लम होते थे। कोई भी कॉमर्स साइट्स लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब जब ट्रांजैक्शन करते थे तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आते थे, बहुत से फेक साइट्स बनते थे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन उतना पॉपुलर नहीं हुआ। इसे पॉपुलर करने के लिए और इसकी आवश्यकता को, बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ई कॉमर्स एक्ट 1998 के नाम से फर्स्ट ड्राफ्ट किया गया। सेकेंड रीड्राफ्ट हुआ, इसी नाम को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल 1999 के नाम से जाना गया। पहली बार इस बिल को पार्लियामेंट में लाया गया, प्लेस्ड इन पार्लियामेंट in December 1999 and passed on 9th May 2000. Bill was finalized by group of officials headed by the Communication and IT Minister. उस वक्त हमारे कम्युनिकेशन एंड आईटी मिनिस्टर थे श्री प्रमोद महाजन, जिनका बहुत ही अहम रोल इस एक्ट के अंदर है। उन्होंने देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस रिक्वायर्ड है, लेकिन इसके अंदर इतने फ्रॉड्स, फेक्स वगैरह हो रहे हैं कि यहाँ कोई ना कोई कानून चाहिए, और इसी को ध्यान में रख करके ये सारा काम किया गया और श्री प्रमोद महाजन इसके मेन रोल में आए। देन एक्ट नंबर, ये 2000 पार्लियामेंट में जितने भी हमारे एक्ट बिल पेश होते हैं उनकी कुछ नंबरिंग होती है। ये 2000 के बिल नंबर 21 पे था, जिसको हम लोग एक्ट नंबर कह रहे हैं। एंड इनेक्टमेंट, जब इस पर हमारे प्रेसिडेंट के साइन होता है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट का, वही चीज हमारा इनेक्ट कहलाता है। और इसका डेट था 9 जून 2000, साइन बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री कोचरिल रमन नारायणन, के आर नारायणन। उस वक्त हमारे प्रेसिडेंट थे के आर नारायणन, जिनका सिग्नेचर 9 जून 2000 को हुआ। और 9 जून 2000 के को साइन होने के बाद ये हमारा एक एक्ट बन गया। तो बिल से एक्ट बना 9 जून 2000 को। कमेंसमेंट 17 अक्टूबर 2000, 17 अक्टूबर 2000 को ये पूरी इंडिया में लागू हो गया। अब इस बिल की क्या खासियत है, ये एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पे है? एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में होगा। और इतना ही नहीं, अ पर्सन ऑफ अनदर नेशनलिटी कैन ऑल्सो बी इंडिक्टेड इफ अ क्राइम इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर नेटवर्क इन इंडिया। यदि इंडिया के बाहर कोई पर्सन, चाहे वो इंडियन हो या अदर नेशनलिटी का हो, इंडिया के अंदर किसी कंप्यूटर पर कोई फ्रॉड या किसी तरह का कोई भी मिसयूज होता है, तो उसके लिए उसको सजा मिलेगी। अब ये सजा इसलिए मिलेगी क्योंकि इस एक्ट को बनाने के बाद कई कंट्री के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इसमें 30 पहली बार 36 थे, देन वो इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज होकर के आज अबाउट 60 एंड अबव कंट्रीज हमारे इस एक्ट के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कि यदि इंडिया के लोग यदि किसी और कंट्री के सिस्टम पर किसी तरह का कोई फ्रॉड करते हैं, इंडिया उनको सपोर्ट करेगी उनके पेनाल्टीज और पनिशमेंट के लिए। और यदि आउटसाइड की
कंट्री के कोई भी पर्सन इंडिया के सिस्टम पर किसी तरह का कोई फ्रॉड करते हैं, वे वो कंट्री इंडिया को सपोर्ट करेगी उनके पनिशमेंट में या उनके कंपनसेशन और अदर वर्क के लिए। तो इस तरह से एक एग्रीमेंट बना और इस एग्रीमेंट के तहत आज पूरे अबाउट पूरे वर्ल्ड में इस आईटी एक्ट की मान्यता है। ओरिजिनल आईटी एक्ट जो हमारा है, उस ओरिजिनल आईटी एक्ट में टोटल चैप्टर्स 13 थे और इस चैप्टर 13 के अंदर हमारे 94 सेक्शंस थे। ये 94 सेक्शंस इस चैप्टर 13 चैप्टर्स में डिवाइडेड थे और इसके अंदर शेड्यूल्स 4 थे। शेड्यूल्स यानी लिस्ट, कौन कौन सा चीज यूज करना है, क्या नहीं यूज करना है, उनकी लिस्ट डिफरेंट शेड्यूल्स में होते हैं। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 और हर एक शेड्यूल्स में अपना कुछ लिस्टिंग होती है। उस लिस्ट को हम लोग यूज करते हैं अपने एक्ट में। तो इस तरह के जो शेड्यूल्स थे वो 4 थे और टोटल सेक्शंस हमारे पास 94। इस टोटल सेक्शन 94 को 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया। इस एक्ट का जो मॉडल था बेस्ड ऑन यूनाइटेड नेशंस कमीशंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ मॉडल लॉ, और ये जो था इसका शॉर्ट फॉर्म है यूनिसेट्रल। ये एमसीक्यूज के अंदर ये सारी चीजें आ सकते हैं कि हमारे इस आईटी एक्ट का मॉडल किस पर बेस्ड है, यूनिसेट्रल पर है। इसमें टोटल चैप्टर्स कितने हैं, सेक्शंस कितने हैं, शेड्यूल्स ओरिजिनल आईटी एक्ट के कितने थे, ये इनका कमेंसमेंट कब हुआ, कब से लागू हुआ, तो ये 17 अक्टूबर 2000 को लागू हो गया इंडिया में। और इस पर इनेक्टमेंट डेट किया था। इनेक्टमेंट डेट जब हमारे प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हुआ, वो डेट 9 जून 2000 था और इसका एक्ट नंबर कितना था, 21। ये सारी चीजें हमारे एमसीक्यूज के अंदर आ सकते हैं। अदर पोर्शंस लाइक फर्स्ट ड्राफ्ट क्या हुआ, रीड्राफ्ट क्या हुआ, पार्लियामेंट में कब आया, ये सब माइनर्स हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप ये सब पॉइंट्स जो यहाँ पे दिए हुए, इस पॉइंट्स को जरूर नोट कर लीजिएगा। ये एमसीक्यूज में किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया कि इस एक्ट के आने से कई अदर एक्ट में हमारा अमेंडमेंट हुआ। तो वो सारे एक्ट का नाम था इंडियन पिनल कोड आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 एंड आरबीआई एक्ट 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चूंकि ट्रांजैक्शन से रिलेटेड था इसलिए आरबीआई के एक्ट में भी चेंजेस लाए गए। इसमें मेजर अमेंडमेंट ऑन इसका जो मेजर अमेंडमेंट हुआ ऑन 22 December 2008. The amendments were made to enhance cyber security, regulate data protection, and address issues related to cyber crimes. Some of the key changes introduced by the 2008 amendment include, जैसा आपको पहले ही कहा कि ये छोटा एक्ट है लेकिन इतना पॉपुलर और रिक्वायर्ड एक्ट है आज के समय में कि इसमें कई अमेंडमेंट्स आ रहे हैं। जैसे जैसे यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो रही है, इसमें डिफरेंट ईयर्स में इसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो एक अमेंडमेंट हुआ 22 दिसंबर 2008 में, जिसमें ये सारे डिफरेंट एक्ट और सेक्शंस ऐड किए गए। फर्स्ट सेक्शन था 43A, कंपेंसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा। इसका मीनिंग था कि यदि किसी कंपनी को हम अपना डेटा देते हैं, जो क्रेडेंशियल डेटा हो सकता है या कोई अदर इम्पॉर्टेंट डेटा हो सकता है, प्राइवेट डेटा हो सकता है, जैसे कि आधार कार्ड में हम अपना सारा इंफॉर्मेशन देते हैं। अब आधार कार्ड की कंपनी यदि इसको डिस्क्लोज करती है कहीं पर, तो उस केस में ये सेक्शंस लगेंगे और इस फेलियर में उनको कंपनसेशन देना होगा। दिस सेक्शन डील्स विथ द कंपनसेशन दैट अ बॉडी corporate may be liable to pay in case of a failure to protect sensitive personal data। आधार को यदि हमने अपना डेटा दिया और वो इसको कहीं डिस्क्लोज करता है तो उस केस में उसे कंपनसेशन देना होगा। ये सेक्शन ऐड हुए। देन नेक्स्ट सेक्शन हमारा इसमें आया सेक्शन 66A, पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस एटसेट्रा।
ये काफ़ी खतरनाक सेक्शंस ऐड हुआ 2008 में। दिस सेक्शन though introduced in 2008 amendment was later struck down by the Supreme Court of India in 2015 for being unconstitutional। ये इतना खतरनाक सेक्शन और एक्ट था कि इससे कई लोग परेशान भी हो गए। सेक्शन 69A power to issue directions for blocking for public access to any information through any computer resources. Sections empowers the government to issue directions to block access to certain content on the internet in the interest of sovereignty and integrity of India, defense of the country and more। बहुत से ऐसे कंप्यूटर रिसोर्सेज होते हैं जो हम कंट्री के ध्यान में रख करके उसके इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के ध्यान में रखते हुए हम उस रिसोर्स को ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे बहुत से ऐसे मैसेजेस जो सोशल मीडिया पे सही नहीं है किसी कंट्री के लिए, तो उसे गवर्नमेंट रोक सकती है। देन नेक्स्ट जो हमारा अमेंडमेंट था सेक्शन 69B, पावर टू मॉनिटर एंड कलेक्ट ट्रैफिक डेटा और इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्सेज। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करते हैं, हमारा डेटा और इंफॉर्मेशन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ट्रांसमिट होता है, और ये जो ट्रांसमिशन है ये विद इन कंट्री भी हो सकते हैं और आउटसाइड द कंट्री भी हो सकते हैं। यदि हमारा डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जा रहा है, जैसे ए से बी तक जा रहे हैं, तो इसका एक नेटवर्क होगा, बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, किसी भी सिस्टम से होते हुए ये डेटा मेरा बी तक जा सकता है। ए भेजने वाला है और बी यदि रिसीव करने वाला है, तो मेरा डेटा इस रास्ते से भी जा सकता है, इस रास्ते से भी जा सकते हैं। इधर यदि कोई सिस्टम है तो यहाँ से हमारा ऐसे भी डेटा आ सकते हैं, या ये वाया होते हुए भी आ सकते हैं। यानी उस वक्त जिस वक्त हम ट्रांसमिट करते हैं, उस वक्त कौन सा रूट, कौन सा रास्ता हमारा अभी फ्री है, उस फ्री रास्ते से हम अपने डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। इन केस यदि हमारा डेटा अभी करेंटली यहाँ से इस सिस्टम पे गया, ये दोनों रास्ते अवेलेबल्स थे, बट वो जिस वक्त हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उस वक्त फ्री नहीं थे। यहाँ पे दो रूट थे, दो रूट में ये रूट हमारा फ्री मिला, यहाँ से हम डेटा को इस पर ट्रांसमिट किए और इस जगह से फिर हम इसके थ्रू गए। तो ये जो ग्रीन लाइन दिखा रहे हैं ये मेरा ट्रैफिक होगा, और इस ट्रैफिक में किसी भी सिस्टम पर यदि डेटा जा रहा है तो हम इस सिस्टम को इस एक्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं और उसकी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ट्रैफिक डेटा कहने का मतलब है कलेक्ट ट्रैफिक डेटा, हमारा डेटा किस किस रूट से जा रहा है। और यहाँ जितने भी सिस्टम्स हैं, ये सारे सिस्टम्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए ग्लोबली हम लोग एक यूनिक आईडी देते हैं। दैट यूनिक आईडी इज कॉल्ड आईपी एड्रेस। ये एक आईपी एड्रेस होता है, और इस आईपी एड्रेस को यूज करके हम वर्ल्ड में कहीं भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये आईपी एड्रेस कैसे डिफाइंड होगा, किस तरह से होता है, ये नेटवर्किंग इंजीनियर जानते हैं और वो करते हैं। आप भी सीख सकते हैं। आईपी एड्रेस क्या होते हैं, इसमें दो वर्जन्स होते हैं, IPv4 जो पॉपुलर्स हैं, IPv4 एंड IPv6। IPv इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड IPv4 वर्जन 6। 128 बिट का आईपी एड्रेस है और ये 32 बिट का आईपी एड्रेस है। तो हर एक की अपनी आईपी एड्रेस होगी। इस आईपी एड्रेस से पहचाना जाता है कि उस टाइम में कौन से सिस्टम का कौन सा आईपी एड्रेस था और ये मैसेज किस आईपी एड्रेस के थ्रू आया। हम उस सिस्टम के जितने भी डेटा है उसको एक्सेस कर सकते। पावर टू मॉनिटर एंड कलेक्ट, इसको मॉनिटर करने का और यहाँ से ट्रैफिक डेटा को कलेक्ट करने का पावर 69B में दिया गया। इसलिए ऐसा किया गया कि हमारा जो सिस्टम है, यदि ये इंडिया में है और ये बैठा हुआ भी किसी और कंट्री अमेरिका में है, तो यहाँ से बैठकर इंडिया के सिस्टम पर कहीं भी कोई फ्रॉड कर सकता है। तो भाई इसकी जो ट्रैफिक है किस किस रास्ते से आया, यदि ये बचना चाहता है तो हम इसको प्रॉपर पनिशमेंट देने के लिए, एविडेंस के लिए हम इस सारे
रूट्स के जितने भी सिस्टम्स हैं उनको मॉनिटर कर सकते हैं, उसके ट्रैफिक डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा डेटा जा रहा है इसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। ये सेक्शन 69 भी ऐड हुआ। देन नेक्स्ट जो सेक्शन ऐड हुआ 79, इंटरमीडियरीज टू ऑब्जर्व ड्यू डिलीजेंस। द अमेंडमेंट टू दिस सेक्शन clarified the obligation of intermediaries, internet service providers, social media platforms etc. regarding the removal of objectionable content। इसमें बहुत से हमारे जो मेन साइट्स होते हैं वो किसी और को अपना पार्टनर बनाकर उनसे काम कराते हैं। तो यदि ऐसा है तो ये जो बीच में है वो इंटरमीडियरीज कहलाएंगे। और यदि यहाँ पे किसी तरह का कुछ भी होता है तो उसका ऑब्लिगेशन किसके पास होगा? इस ऑब्लिगेशंस ऑफ इंटरमीडियरीज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकते हैं। मेन हमारा सर्वर कोई और है, इसमें कई डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। सोशल मीडिया हो सकता है, जैसे गूगल की बात करें तो गूगल मेन सर्वर कहीं और है और उसके कई सर्वर्स हमारे इंडिया में काम कर रहे हैं, अदर कंट्री में काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर यदि कोई ऑब्जेक्शनेबल मैटर है तो उसे हटाना, उसको रिमूव करना और उसे चेंज करना, ये पावर सेक्शन 79 में आए। तो इस तरह से और भी अदर चेंजेज आए हैं। रिवाइज आईटी एक्ट में अभी करेंटली जो है वो तो कुछ और है, लेकिन इस 2008 के अकॉर्डिंग चैप्टर 13 थे, सेक्शन 94 और शेड्यूल 4 से 2 कर दिए गए। अब इस शेड्यूल से 4 में शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 को रखा गया और शेड्यूल 3 और 4 को यहाँ से रिमूव कर दिया गया। तो यदि पूछा जाता है एमसीक्यू में कि द नंबर ऑफ चैप्टर्स इन आईटी एक्ट, तो इसका आंसर होगा 13 नंबर ऑफ सेक्शंस 94, जबकि इसमें से बहुत सारे सेक्शंस ओमिट कर दिए गए हैं 2008 में और कुछ मॉडिफाई भी हुए, कुछ ऐड भी हुए। शेड्यूल्स इसमें 2 यूज कर रहे हैं अभी, लेकिन एक्चुअल में शेड्यूल्स को पर एमसीक्यू आएगा तो हम 4 ही लिखेंगे क्योंकि ओरिजिनल वो आईटी एक्ट का संख्या है। इस रिक्वायरमेंट के पीछे कुछ रीजंस थे कि आईटी एक्ट को हम बनाएं, और उसका रिक्वायरमेंट था टू प्रोवाइड लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ई कॉमर्स एंड साइबर क्राइम। जनरली जो ई कॉमर्स का डेफिनेशन है वो तो स्टार्टिंग में ही बताया, और इस ई कॉमर्स में धीरे धीरे साइबर क्राइम बढ़ने लगे। इस साइबर क्राइम को कैसे रोका जाए, किस तरह से इसको हैंडल किया जाए, विच इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू कंप्यूटर या अदर मोबाइल कोई भी डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो रहे हैं, कंप्यूटर में हैव बीन यूज्ड इन ए क्राइम और इट मे बी अ टारगेट। आइडेंटिटी थेफ्ट, फोटोमॉर्फिंग, किसी का आइडेंटिटी चुराना, किसी के फेस को या फिगर को चेंज करना, ये सारे डिफरेंट मैटर्स थे जिसके थ्रू क्राइम होते थे। आइडेंटिटी थेफ्ट कर हम किसी के बैंक अकाउंट्स को चेंज कर सकते हैं, नील कर सकते हैं, ये सब जो साइबर क्राइम्स हो रहे थे। इस साइबर क्राइम्स को कैसे रोका जाए, ये मेरा रिक्वायरमेंट था। और ई कॉमर्स स्टार्टिंग में तो पहले ही बता दिया कि जितने भी ई बिजनेस आज का रिक्वायरमेंट है, इतनी पॉपुलेशंस हैं, यदि हर लोग ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करें, सामान परचेज करें, तो हमारा ट्रैफिक लोड बढ़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसी को रिमूव करने के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा दिया गया, जिसमें कि रिसोर्सेज का मिनिमम यूज हो। यदि आप एक सामान परचेज करने के लिए कहीं जाते हैं तो आने जाने का कॉस्ट, ट्रैफिक, पेट्रोल, ये सारे रिसोर्सेज हमारे वेस्टेज जाते हैं। आज घर बैठे हम इमीडिएट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई भी चीज़ देख सकते हैं। तो इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स थे लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट, जिस वक्त ये बिल आया था 2000, उस वक्त तो पॉपुलर नहीं थे, लेकिन इस बिल के आ जाने से जितने भी ई कॉमर्स साइट्स हैं उनका बिजनेस ग्रो किया, और आज बताने की जरूरत नहीं कि ये कितना ग्रो कर चुका है। एक छोटा सा बच्चा भी सामान परचेज कर सकता है अपने मोबाइल के थ्रू। इस तरह के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख करके आईटी एक्ट को रखा गया कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी हो और किस तरह का साइबर क्राइम्स होता है तो उस केस में हम आइडेंटिफाई करें और पनिशमेंट दें।
इसी से रिलेटेड कुछ केसेस के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। जैसे केस नंबर 1, वैसे तो ये सारे केसेस नेट पे अवेलेबल्स हैं, लेकिन जस्ट जानकारी के लिए, फरवरी 2001 में दिल्ली पुलिस अरेस्टेड 2 men रनिंग अ वेब होस्टिंग कंपनी। दिल्ली पुलिस 2 पर्सन्स को अरेस्ट कर लिया और उनके पीछे चार्ज क्या थी, तो भाई इसमें 2 सेक्शंस लगे थे, हैकिंग अंडर सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट, जो अभी हमने ऊपर थोड़ा सा देखा। वहाँ 66A था, ये 66 है। इस सेक्शन का लिंकिंग सेक्शन 43 में है, जहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर सेक्शन 408 ऑफ आईपीसी। अब इसका केस किया था, कोई 2 पर्सन्स जो वेब होस्टिंग का काम करते थे, वेबसाइट्स बनाने के काम करते थे, उनके पास कोई 2 पर्सन्स आए और उन्होंने कहा कि भाई हमारा वेबसाइट बना दो। उन्होंने वेबसाइट बना दिया कुछ क्लासेस के लिए। एक्चुअली उनकी क्लासेस ऑनलाइन चलती थी। स्टार्टिंग में कुछ क्लासेस के लिए उन्होंने वेबसाइट्स बनाया और बनाने के बाद कुछ समय के बाद उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई अदर क्लासेस के लिए भी इसमें हमारी फैसिलिटी दीजिए। भाई ये दोनों पर्सन्स जो वेब होस्टिंग का काम करते थे, उन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया, लेकिन एक्सटेंड करने के बाद इनको पेमेंट नहीं मिला। पेमेंट नहीं मिलने की वजह से इन्होंने उस साइट्स को ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक करने से एक केस आ गया हैकिंग। हैकिंग का मीनिंग अंडर सेक्शन 66 में जाएंगे तो अनऑथराइज्ड और विदाउट परमिशन ऑफ ऑनर यदि आप कुछ काम करते हैं किसी रिसोर्स पर, तो ये हैकिंग का केस होगा। और उसमें सेक्शन 66, जिसमें डिफरेंट प्रोविजंस दिए गए हैं सेक्शन 43 से रिलेटेड, उस सारी चीज़ के लिए ये हैकिंग का केस बना और हैकिंग के केस की वजह से इन्हें पनिशमेंट भी मिला। देन दूसरा इसमें था ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर सेक्शन 408 ऑफ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड के तहत। चूंकि इन्होंने विश्वास को तोड़ा। विश्वास तोड़ने का मतलब ये है कि भाई इनका कहना था कि हमने जब कोर्ट में इनकी पेशी हुई, जो वेबसाइट्स बनाते थे उन्होंने अपनी बात रखा और जिनका वेबसाइट्स था उनका कहना था कि मेरे परमिशन के बगैर इन्होंने साइट्स को ब्लॉक कर दी, जबकि हमने पेमेंट कर रखा है। तो जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, किसी 2 पार्टी के बीच बिजनेस होती है, तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक ट्रस्ट होता है। हम आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, इसलिए आपसे काम ले रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, और आपकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिना परमिशन के, मेरे परमिशन के, मेरे क्रेडेंशियल और प्राइवेट डेटा और अदर इंफॉर्मेशंस को कहीं लीक ना करें या उस सर्विस को रोके नहीं। तो ये जो ट्रस्ट था, ये ट्रस्ट टूट गया। इस ट्रस्ट की वजह से ये 2 सेक्शंस उस पे लगाए गए और उनको पनिशमेंट हुआ। और इस पनिशमेंट के बाद कोर्ट का कहना भी था कि भाई ये सारी चीज़ें, चूंकि वेब होस्टिंग का काम कर रहे हैं तो इनका तो काम है बनाना, और आप पेमेंट नहीं करेंगे तो ये तो ब्लॉक करेंगे। तो बाद में इनको छोड़ दिया गया और कुछ दिन के जेल के बाद उनको छोड़ दिया गया। बाद में क्या हुआ, ये उन लोगों के बीच की बात थी। तो इस तरह से ये अंडर सेक्शन 66 एप्लीकेबल हुआ फरवरी 2001 में। केस 2 था सितंबर 2012, असीम त्रिवेदी कार्टूनिस्ट अरेस्टेड। ये असीम त्रिवेदी एक कार्टूनिस्ट थे जो कई तरह के फिगर बनाते थे, और वो अरेस्ट हो गए सितंबर 2012 में ये हुआ। और इसमें 3 सेक्शंस लगे, 3 धाराएं थी अंडर सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेक्शन 2 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 एंड अंडर सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी। ये 3 धाराएं लगी। अब 66 ये क्या कहता है कि किसी भी तरह का कोई ऑफेंसिव मैसेज हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पर नहीं भेज सकते हैं। तो अब केस क्या था, इस केस में मेन था कि एक सत्यमेव जयते का फिगर इन्होंने बनाया था। उस सत्यमेव जयते के फिगर में जो लाइन्स है उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था, ये उन्होंने उस फिगर में दिखाया और कह दिया कि यहाँ पर कोई भी चीज सत्य नहीं है। ये उन्होंने मैसेज,
अब इस को देख करके 66, चूंकि ये ऑफेंसिव मैसेज था और ये किसी को बुरा लग सकता था, ये इंडिया के इंडियंस को ये बात बुरी लगी, क्योंकि ये हमारा सत्यमेव जयते एक सिंबल है हमारे इंडिया का, तो इस पर किसी तरह का कमेंट करना इंडिया के पब्लिक के लिए या इंडियंस के लिए बुरा लग गया। इस वजह से ये एक्ट लगा। सेक्शन 2 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971। अब ये एक्ट क्या है, चूंकि ये हमारा नेशन से रिलेटेड है और आपने उस पर किसी तरह का कमेंट और फिगर्स बनाया है, तो इस वजह से नेशनल ऑनर के अगेंस्ट आपने काम किया, इसलिए ये सेक्शन 2 लगा। और नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन लगा वो आईपीसी 124। अंडर सेक्शन 124 आईपीसी, सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी कहता है कि यदि आप पब्लिक को नेशन के प्रति भड़काते हैं तो उस केस में आपको ये सेक्शन लग सकता है। तो चूंकि उन्होंने इंडिया के किसी पर्टिकुलर सिंबल्स को, जिसे हम लोग जनरली रेस्पेक्ट करते हैं, उस पर उन्होंने छेड़छाड़ किया, तो इस वजह से ये इंडियंस को भड़काने का ये सेक्शंस लग गया। ये सारे केसेस दी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। अब इसमें 66 इसलिए लगा कि कुछ लोगों को इस या इंडियंस को बुरा लगा। सेक्शन 2 इसलिए कि ये नेशन से रिलेटेड था, और 124 आईपीसी इस फिगर को देख करके बहुत सारे लोग नेशन के अगेंस्ट आप भड़काने का काम किए, इसलिए 3 सेक्शंस लग गए। अब जब इनकी अरेस्ट हुई तो इनसे पूछा गया कि भाई आप अपना कोई वकील रखिए, भाई इसमें आप कुछ कहना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि भाई हमने कोई गलत नहीं किया, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 91 ऑफ ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कहता है, यानी कि आर्टिकल 91 ए में हमें बोलने की आज़ादी है, तो हमें जो लगा वो हमने बोल दिया। अब इसमें यदि किसी को बुरा लगा तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, चूंकि हमें तो आर्टिकल मिला हुआ है। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस इस 66 की वजह से आने लगे। अब ये 66 इतना खतरनाक एक्ट है कि इसमें उस वक्त के समय, आज तो ये रिमूव हो चुका है, लेकिन उस समय यदि आप सोशल मीडिया पे किसी को कोई मैसेज दे रहे हैं और किसी ने उस मैसेज को पढ़ा जिससे उसको बुरा लग गया, वो आप पे केस कर सकता है। इतनी नहीं, यदि आपने कोई मैसेज सेंड किया और किसी ने लाइक किया तो लाइक के इंफॉर्मेशन सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उस लाइक करने वाले पर्सन पर भी केस हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे केसेस इस पे आने लगे, इसीलिए बाद में ये कहा गया कि नहीं, ये जो हमारा मेन एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, उस एक्ट के साथ ये कंपैटिबल नहीं है। यदि हम इस एक्ट को मानते हैं तो हर बात पे केस हो जा रही है, किसी को भी कुछ कह दिया गया, बुरा लग गया, आप केस कर सकते हैं। तो इस चूंकि कॉन्स्टिट्यूशंस के इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस एक्ट आर्टिकल 91 एक से इसकी कंपैटिबिलिटी नहीं हुई, इस वजह से इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहकर इसे अमेंड कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया 24 मार्च 2015 को। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस आपके पास मिलेंगे। आज भी कुछ लोग ऐसे करते हैं, अंडर 66 ए के अंदर पकड़ लेते हैं, हमें बुरा लगा हम आपको केस फाइल कर देंगे। तो इस तरह का जो केस है वो आज के समय में भी कुछ लोग करते हैं और इसको धमकाते हैं, जबकि ये केस हट चुका है। 24 मार्च 2015 के बाद इस एक्ट को हटा दिया गया। नेक्स्ट हमारे जो इस एक्ट में डिफरेंट चैप्टर्स हैं उनकी लिस्टिंग हमने यहाँ पे दे रखी है। चैप्टर डिफरेंट चैप्टर्स हैं, जैसे चैप्टर 1, 2, 3, 4। इस चैप्टर्स का जो टॉपिक है वो प्रिलिमिनरी है, बेसिक चीजें इसमें बताई जाएंगी, जिनमें सेक्शन 1 एंड 2 है। देन डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, दोनों डिफरेंट चीज है। डिजिटल सिग्नेचर इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, यानी हम कह सकते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर एक सब पार्ट है हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का, और इसके बारे में 3 और 3A में बताया गया। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कहने का मतलब जितने भी रिकॉग्निशन है, यदि कोई रिकॉग्निशन ना हो तो हम किसी पे
क्राइम करने पर केस फाइल नहीं कर सकते हैं। इसलिए रिकॉग्निशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सेक्शंस 4 to 10 ए के अंदर है। एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट, डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, आपका अधिकार क्या है और आपने रिसीव किया या नहीं, डिस्पैच हुआ या नहीं, ये सारी चीज़ें के बारे में जो सेक्शंस है वो 11 से 13 है। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में सेक्शंस 14 to 16। रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, जब आप डिजिटल सिग्नेचर करते हैं तो वहाँ पे हमें की पेयर्स मिलते हैं। की पेयर्स में एक प्राइवेट की और दूसरा पब्लिक की होता है। ये कोई सर्टिफाइड अथॉरिटीज जिसकी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है वो इसको इशू कर सकते हैं, और इसके थ्रू हम डिजिटल सिग्नेचर या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करते हैं। तो इस काम के लिए जो अथॉरिटीज होंगी उनके क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे, कौन इसमें अपॉइंट होंगे, उनकी सारी क्वालिफिकेशंस क्या होगी, ये सारी चीज़ें सेक्शन 17 to 34 में दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जितने भी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ हैं वे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट यानी ESC प्रोवाइड करेंगे। इसकी एक लिस्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ लोगों को कंट्रोलर बनाती है, उनके नीचे सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ होते हैं, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के नीचे लाइसेंसी होते हैं और लाइसेंसी के अंदर सब्सक्राइबर्स होते हैं। तो इन के क्या रूल्स रेगुलेशन और इनकी क्या ड्यूटीज़ होगी, ये सारी चीज़ें सेक्शन 17 to 34 में दी गई हैं। और उनके द्वारा जो सर्टिफिकेट होता है कि हाँ ये सही है, तो वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट होगा, जिसके बारे में 35 to 39 में दी गई है। ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर्स, सब्सक्राइबर जो उसे यूज कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को, उस सब्सक्राइबर की क्या ड्यूटीज होगी वो सेक्शन 40 to 42 में है। यदि किसी तरह का कोई ऑफेंस होता है, किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उस केस में पेनाल्टीज, कंपनसेशन और एडजुडिकेशन क्या होंगे, ये सेक्शन 43 to 47 में है। द एपलेट ट्रिब्यूनल, जो अभी हमने बताया कि कंट्रोलर बनाए जाएंगे इस सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के लिए, और अदर कंट्रोलर्स भी बनाए, ट्रिब्यूनल्स भी बनाए जा सकते हैं। तो वो कैसे बनाए जाएंगे, उसमें कितने मेंबर्स होंगे, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होगी, दीज आर डिस्कस्ड इन द सेक्शन 48 to 64। एंड यदि कोई ऑफेंस होता है तो उस ऑफेंस के अकॉर्डिंग क्या कंपनसेशंस होंगे, पेनल्टीज क्या होंगे, दीज आर द डिफरेंट इशूज जिसको कि सेक्शन 65 to 78 में डिस्कस किए गए हैं। इंटरमीडिएरीज नॉट टू बी लायबल इन सर्टेन केसेस, यदि ऑनर के बिहाफ में कोई काम करते हैं तो वो इंटरमीडिएरीज हैं, और उनकी क्या लायबिलिटी होगी किसी केस में और कितनी होगी नहीं होगी, ये सेक्शन 79 बताता है। एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हमारे पास आएंगे उनको एग्जामिन कौन करेंगे, उनका एग्जामिनर कौन होगा, ये 79A में है। और मिसलेनियस जो किसी कैटेगरीज में नहीं रखा गया, इसकी सेक्शंस 80 to 94 है। तो इस तरह से हमारे पास 13 चैप्टर्स और 94 सेक्शंस एंड 2 शेड्यूल्स ये हमारे इस एक्ट में है। अभी करेंटली इसमें कुछ सेक्शंस बढ़े भी हैं, उनकी संख्या आप नेट से देख सकते हैं। So thank you for watching the video.